नेम ऑफ ऑलमाइटी द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनेफिसेंट। इस लेक्चर के अंदर हम लोग अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट स्टडीज़ डिस्कस करेंगे कि पास से लेकर अब तक कौन कौन सी स्टडीज़ होती रही हैं और उनके अंदर क्या था। पहले सबसे अर्ली मैनेजमेंट है, जिसमें वो ऐसा एरिया है जिसको आपको डिस्कस करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। जैसे इजिप्शियन पिरामिड की बात की, उससे पहले की बात की, जिसके बारे में वी डू नॉट नो मच, तो इसलिए हम लोग जो है वो शुरू करेंगे किसी क्लासिकल अप्रोच। तो क्लासिकल अप्रोच जो है मैनेजमेंट के अंदर, उसका सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो चीज़ों को साइंटिफिकली डील करने का था, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का था, कि हम किसी तरह से अपने रिसोर्सेज को क्या करें, मिनिमाइज़ करें, उनके यूजेज को मिनिमाइज़ करें, जितना हो सकता है कम टाइम स्पेंड करें, जितना हो सकता है कम पैसे स्पेंड करें, जितना हो सकता है कम एफर्ट स्पेंड करें। तो वो हमारे पास क्या है, क्लासिकल अप्रोच का फोकस इसके ऊपर था। अब पहली जो उसमें चीज़ है दैट इज साइंटिफिक। इसमें दो हैं जी, ब्लू वाले, साइंटिफिक मैनेजमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, साइंटिफिक मेथड उस चीज़ को कहते हैं, या साइंटिफिकली किसी भी चीज़ को करना का मतलब ये है कि आप उसको इस तरह से करें कि वो बेस्ट तरीका हो उस चीज़ को करने का, जिसमें यूजिंग लेसेस्ट रिसोर्सेज, मिनिमम रिसोर्सेज आप यूज़ करके उसको इस्तेमाल करें और अच्छा उसका जो है वो आउटकम आए। जैसे इसमें उन्होंने लिखा है वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब, वन बेस्ट वे टू डू अ पर्टिकुलर जॉब इज एक्चुअली साइंटिफिक मैनेजमेंट। कोई भी काम एक बंदे का है करने का, वो उसको इस तरह से करे कि उसकी एफर्ट कम लगे, टाइम कम लगे और उसका बेहतरीन तरीका जो है वो उसको अपनाए। दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। वन बेस्ट वे टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, दिस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें जिन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज, उसमें इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, दैट इज फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर हो गया, और दूसरा फ्रैंक गिलब्रेथ एंड लिलन। जो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर था, मिडवेल एंड बेथन स्टील कंपनी जो है उसके अंदर ये काम करता था, और इसने वहाँ पे वर्कर्स की इनएफिशिएंसीज को मद्देनजर रखा, उसको देखा कि ये क्यों इतना एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं, और बेस्ट वेज बताए कि ये चीज़ें आपने करनी है। ये इसके 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपके सामने हैं। डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स वर्क। हर बंदा जो है वो उसको रूल ऑफ थंब को उड़ा के, यानी पुराना तरीका उड़ा के बेस्ट वे में उस काम को करे जो भी काम वो परफॉर्म करे। साइंटिफिकली सेलेक्ट एंड देन ट्रेन, टीच एंड डेवलप द वर्कर, डेफिनेटली। और हार्टेडली कोऑपरेट विद द वर्कर्स, ठीक है। डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वली, बराबर तरीकों से आप जो है वो डिवाइड करें और मैनेजमेंट वर्कर्स के दरमियान। ये है हमारे पास फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के काम का जो क्रक्स है। इसके डिफरेंट स्टडीज़ हैं, डिटेल्स हैं, जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पे। अगला जो हमारा काम है वो है फ्रैंक गिलब्रेथ एंड लिलन का। अब ये फ्रैंक गिलब्रेथ जो है वो हस्बैंड था, लिलन वाइफ थी। फ्रैंक गिलब्रेथ जो है वो एक कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्टर था, और इसने जो है वो ब्रिक लेइंग, जो ईंटें लगाना होता है, उसके ऊपर काम किया, और इसने उसको मिनिमाइज़ किया काम को, यानी जो एफर्ट्स लगती थी मूवमेंट्स के, ईंट को उठाना, ऐसे लगाना, उसके ऊपर नेक्स्ट काम करना, फिर उसको फिट करना, ऑल दैट इस तरह से। तो इसने इस मूवमेंट्स को रिड्यूस किया। जो एक इंटीरियर ब्रिक लेइंग थी उसको 18 मूवमेंट से 2 मूवमेंट्स पे ले आया, और जो एक्सटीरियर ब्रिक लेइंग थी उसको 18 मूवमेंट से 5 के ऊपर ले आया। इसने इतना काम को रिड्यूस किया, तो इसने बड़ा ज़बरदस्त उसके बाद काम किया। और इसने क्या बताया, वाइफ उसके साथ जो शी वाज आल्सो डूइंग द सेम वर्क, उसके साथ काम कर रही थी। उन्होंने अपने घर के अंदर ये सारी साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई किया। गिलब्रेथ जो है इसका नाम, इसने इसके उलट बिल्कुल थर्बलेग्स, उन मूवमेंट्स का नाम रखा, उन बेसिक मूवमेंट्स का नाम रखा कि ये वो बेसिक मूवमेंट्स है जिनको आप जब भी कोई काम करें इस तरह, एक कंस्ट्रक्शन से ख़ास तौर पे रेलेवेंट, तो आपने उसमें है उठाना, पकड़ना, ऑल दैट इस तरह से रिलेटेड। ये तो उन्होंने बेसिक मूवमेंट्स जो बताई उसको उन्होंने क्या नाम दिया, थर्बलेग्स। इसका बिल्कुल जो है वो उलट है। तो इनके 12 बच्चे थे, आगे उन्होंने भी किताबें लिखी और काफ़ी सारा काम किया। आगे बढ़ते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। जब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, दिस इज डेफिनेटली रेलेवेंट टू योर एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को हमें इम्प्रूव करना चाहिए, हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम लोगों ने बात की व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो हम लोगों ने इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में। इसके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं दोज आर हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये आपके सामने हैं, आप इनको देख सकते हैं, जिसमें उसने कहा कि वर्क को डिवाइड करें। अथॉरिटी जो है वो मैनेजर्स के पास होनी चाहिए कि वो ऑर्डर दें, और अगर वो अपनी अथॉरिटी किसी को देना चाहते हैं नीचे, तो वो नीचे उनको भी डेलीगेट कर सकते हैं। डिसिप्लिन के साथ काम होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी जो वर्कर को काम, एक एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ एक ही बंदे से कमांड ले रहा हो,
और एक ही बंदे से कमांड ले रहा हो, 10 बंदों से कमांड ना ले रहा हो, क्योंकि उनकी आपस में भी लड़ाई शड़ाई हो सकती है, तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा जो काम करने वाला। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है इसमें यह है कि जो भी लोग उसको काम बता रहे हैं या एक बंदा बता रहा है, वो ये ना कहे एक दिन के आज ये कर लो, अगले दिन कहे नहीं ऐसे नहीं करना था, ऐसे कर लो। नो, वो एक ही बात बताए और वही डायरेक्शन उसको दी जाए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको आपने ऊपर रखना है और आपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करना है, अपने ज़ाती बेनिफिट को नहीं देखना है। एम्प्लॉइज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो अपने ज़ाती बेनिफिट को देखें ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट की बजाय, तो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करें जनरल इंटरेस्ट पे। देन आगे जी रेम्यूनरेशन उनको प्रॉपर मिलना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन जो है वो कम होनी चाहिए, यानी लोगों को डिसीजन मेकिंग की नीचे भी अथॉरिटी देनी चाहिए। ये नहीं सेंट्रलाइजेशन यानी सारा जो है वो फैसले खुद नहीं करने चाहिए अपर लेवल पे। स्केलर चेन होनी चाहिए कि ऊपर ये है, उसके नीचे ये लोग हैं, उसके नीचे ये लोग हैं, ये स्केलर चेन है। ऑर्डर जो है वो पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। यस, एक तरतीब होनी चाहिए। इक्विटी मैनेजर्स शुड बी काइंड एंड फेयर टू द सबऑर्डिनेट्स। अच्छा होना चाहिए उनको मैनेजर्स के साथ। मैनेजर्स जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ इक्वली बिहेव करें। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। बार बार लोग छोड़ के ना जा रहे हों, अपनी पूरा वर्क जो है वो करें। ऐसा ना हो कि मुसलसल लोग छोड़ के जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनिशिएटिव लेने की सलाहियत होनी चाहिए हर एक के अंदर और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए अगर कोई इनिशिएटिव लेता है, नए तरीके से काम करना चाहता है। एस्पिरिट डी कॉप्स प्रोमोटिंग टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट इसके अंदर हम लोग जो है वो उसने कहा हेनरी फ्योल ने कि टीम स्पिरिट जो है वो होनी चाहिए, लोगों में प्रोमोट करें आप। तो ये भी लीडर का काम है। तो ये फ्योल के 14 प्रिंसिपल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास वेबर्स की ब्यूरोक्रेसी। और वेबर ने कहा कि ब्यूरोक्रेटिक वे में हम लोगों ने लेके चलना है। और ब्यूरोक्रेटिक वे में जब हम बात करेंगे तो इसमें उसने कहा डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए, अथॉरिटी की हायरार्की होनी चाहिए, यानी ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, ये लोगों को पता होना चाहिए। फॉर्मल सेलेक्शन होनी चाहिए, यानी उसमें कोई पसंदीदगी की बिना पे नहीं लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए। फॉर्मल रूल्स होने चाहिए एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। इम्पर्सनैलिटी, लोगों के साथ पर्सनल नहीं होना, आपने बिल्कुल इम्पार्शल होकर काम करना है, मैनेजर को करना चाहिए। और कैरियर ओरिएंटेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इस तरह से चलाएं कि लोग समझें कि वाकई हमारे कैरियर को फ़ायदा हो रहा है, हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो मैक्स वेबर ने बताई। बिहेवियरल अप्रोच है, और बिहेवियरल अप्रोच में बिहेवियर का मतलब है हाउ द पीपल बिहेव। तो इसका मतलब है एक्शंस ऑफ पीपल एट वर्क। दिस इज़ द स्टडी रेलेवेंट टू स्टडी ऑफ एक्शंस ऑफ पीपल एट वर्क, कि वो काम के दौरान किस तरह से वहाँ पर वो बिहेव करते हैं। एक्शन, हाउ डू दे डू वर्क, अपना वो काम किस तरह से करते हैं। इसके जो हमारे पास जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो रॉबर्ट ओवन है, हुगो मंस्टरबर्ग है, हैरी पाकफॉलेट है और चेस्टर बर्नर्ड है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी। इन्होंने कहा कि जी बिहेवियर मैटर करता है कि आप जो है वो किस तरह से अपनी काम के ऊपर जो है वो, यानी हाउ यू बिहेव इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये मैटर करती है अच्छी मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी क्वांटिटेटिव। इन्होंने क्वांटिटेटिव अप्रोच को मद्देनजर रखा, स्टैटिस्टिकली चीज़ों को देखा कि ये काम किया था तो ये रिजल्ट्स आए थे, ये काम किया था तो ये रिजल्ट्स आए थे, इस तरह से करके उन्होंने इसको क्वांटिटेटिव अप्रोच के। यूज़ ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, उसकी बेस पे इन्होंने डिसीजंस लिए। और इसमें जो मेजर काम है वो किसका है, इसमें TQM जो है वो एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया कि हमें कंटिन्यूसली अपनी चीज़ों को जो है वो क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए हर चीज़ में ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट तो W. एडवर्ड डेमिंग जो है वो TQM का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फादर कंसिडर किया जाता है। क्वांटिटेटिव अप्रोच के बाद हमारे पास जो लास्ट अप्रोच है दैट इज़ कंटेम्प्रेरी अप्रोच। कंटेम्प्रेरी का मतलब है जदीद, जो इस वक्त चल रही है वो ये चल रही है कि कॉन्टीजेंसी अप्रोच। कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है कॉन्टीजेंट टू समथिंग, यानी कि वो ये अप्रोच एडवोकेट करती है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफरेंट, इट हैज़ अ डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है, एंड इट विल हैव टू परफॉर्म डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू मैनेज दो सिचुएशंस। यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ है और उसके पास टेक्नोलॉजी भी मुख्तलिफ है, उसका काम मुख्तलिफ है और उसकी सिचुएशन मुख्तलिफ है, उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मुख्तलिफ है, उसका कंपटीशन का लेवल मुख्तलिफ है। इसलिए उसको जो है जो काम अपनी बेटरमेंट के लिए, अच्छी मैनेजमेंट के लिए करने हैं, अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए, वो हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें कर लें दैट्स इट और जी अच्छी मैनेजमेंट हो जाएगी। वो कहते हैं कि जी दिस अप्रोच एडवोकेट्स दैट ईच ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट, इनकाउंटर डिफरेंट सिचुएशंस एंड मैनेज विद डिफरेंट प्रैक्टिसेस।
इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्टीजेंसी अप्रोच। तो दैट मेक सेंस, बिल्कुल ऐसा है। और इसमें कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट कहा जा रहा है, या इस कंटेम्प्रेरी अप्रोच को, उसमें साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, कुछ छोटी होती हैं कुछ बड़ी होती हैं, ज़ाहिर है सब में एक जैसी मैनेजमेंट टेक्निक्स नहीं अप्लाई कर सकते। नंबर 2 पे उनकी सिचुएशंस डेफिनेटली उस हिसाब से डिफरेंट होंगी, उनका सराउंडिंग्स डिफरेंट है, जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो डिफरेंट है, टाइप ऑफ बिजनेसेस जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, इस बेस पे भी ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से डिफरेंट है, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस भी हो सकता है, और लास्ट हमारे पास जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमने यूज़ करनी है वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को आज ख़त्म किया, जहाँ पे मैनेजमेंट अप्रोचेज़ हैं। लास्ट में एक और टॉपिक आ जाता होता है जिसको हम यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, दिस में ऑल्सो भी नोन एज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट जो है वो दुनिया के हर कोने पे है, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, चाहे वो NGO हो, यानी प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ऑल साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, टाइप्स के अलावा साइजेस, यानी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो छोटी हो, ठीक है, जियोग्राफिकली कहीं पे भी हो ऑर्गेनाइजेशन, तो जहाँ पर भी आप यानी जो भी छोटा काम करें बड़ा काम करें, जिस तरह का भी काम करें, यू आर सपोज टू अडॉप्ट मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट नहीं करते, पहले आप अपना गोल सेट नहीं करते इन द प्लानिंग, फिर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करते, लोगों को लीड नहीं करते और चीज़ों को फिर कंट्रोल नहीं करते, देन यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो इस वजह से आपको यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यह है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट को थोड़ा सा टच किया कि इन केस ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरल पॉइंट ऑफ व्यू से या एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जो है वो काफ़ी इनफ है। पॉसिबली इन चीज़ों में से जो है ना वो आपका पेपर मैनेजमेंट का, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप का मैनेजमेंट के पार्ट में से आ सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको रिपीटेडली लेक्चर को देखिए ताकि आप इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर सकें। इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन यू कैन पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ईमेल मी एज वेल, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।